आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन राज्यसभा जाएंगे या अभी एमएलए ही बने रहेंगे? उद्धव राज ठाकरे के बहाने वोटरों ने राजनीतिक दलों को दिए 5 संकेत। मोदी ने रखा बीजेपी के भविष्य की पॉलिटिक्स का ब्लूप्रिंट। कसाब ने कोर्ट की अवमानना नहीं की थी लेकिन आपने की। मेनका गांधी के बयान पर एससी ने जताई नाराजगी। बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए ट्रंप ने भारत को न्योता नहीं झंझट भेजा है। पाकिस्तान वाली लिस्ट में बांग्लादेश शामिल। ढाका से राजनयिकों के परिवार को भारत ने बुलाया। हिंद महासागर में अमेरिकी परमाणु के लिए डियागो गार्सिया पर बवाल। गोल्ड ईटीएफ में 9% की रिकॉर्ड उछाल, 1.5 लाख के पार पहुंचा सोना। इंडियन आइडल में हुए रिजेक्ट, कैसे सिंगर बने विशाल मिश्रा। और आईसीसी के अल्टीमेटम के बाद भी नहीं सुधरा बांग्लादेश। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को पार्टी राज्यसभा में भेजेगी या वे अभी विधायक ही बने रहेंगे? नितिन नवीन की राजपोशी के साथ ही यह चर्चा तेज हो गई है। बीजेपी के अंदर भी इस तरह की बातें हो रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनकी राजनीति बिहार से निकलकर राष्ट्रीय हो गई है, इसलिए यह माना जा रहा है कि शायद बढ़ी हुई जिम्मेदारियों को निभाने के लिए उनका उच्च सदन में रहना पार्टी के लिए वक्त की मांग हो सकती है। लेकिन बीजेपी का इतिहास इन संभावनाओं पर ब्रेक लगा रहा है। बीजेपी चुनाव के नतीजों से बहुत सी बातें साफ हो गई है। 20 साल में पहली बार ठाकरे परिवार का दबदबा करीब करीब खत्म हो गया है। ठाकरे परिवार में भी पूरी तरह तो राज ठाकरे का ही खत्म माना जाएगा। उद्धव ठाकरे के मामले में अभी थोड़ा बहुत तो बाकी ही है। महाराष्ट्र की राजनीति में अगर बीएमसी चुनाव कोई पैमाना है तो उद्धव ठाकरे बीजेपी से भले ही पिछड़ गए हो, लेकिन एकनाथ शिंदे से तो आगे ही नजर आते हैं। बीएमसी चुनाव में बीजेपी को 89 सीटें मिली है। बीजेपी के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी को 65 जबकि एकनाथ शिंदे को 29 सीटें मिल पाई है। फर्क ये जरूर है कि उद्धव ठाकरे 160 सीटों पर चुनाव लड़े थे और एकनाथ शिंदे 65 सीटों पर ही चुनाव में मैदान में थे। बीएमसी चुनाव जीतने के लिए उद्धव ठाकरे ने नया जोखिम उठाया था। जैसे 2019 में बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिलाया गया था, बीएमसी चुनाव के लिए कांग्रेस को भी छोड़ दिया और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नेता राज ठाकरे से हाथ मिला लिया। उद्धव ठाकरे को लगा था कि उनके फिर से मराठी मानुस के मुद्दे पर लौटते ही सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन प्रोजेक्ट फेल हो गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन की ताजपोशी के साथ एक नए युग की शुरुआत हो गई। पार्टी अध्यक्ष बनने के साथ नितिन के सामने सबसे बड़ी चुनौती पीएम मोदी के द्वारा रखे गए बीजेपी के भविष्य की पॉलिटिक्स का ब्लूप्रिंट को जमीन पर उतारने की है। पंचायत से पार्लियामेंट तक बीजेपी को मजबूत कर मोदी ने जो सियासी आधार रखा है उसे सिर्फ बचाए रखने की ही नहीं बल्कि नेक्स्ट जेन पॉलिटिक्स में तब्दील करने का जिम्मा नितिन नवीन के कंधों पर है। नितिन नवीन जैसे युवा नेता को संगठन की कमान सौंपना यह बताता है कि बीजेपी अब पूरी तरह से नेक्स्ट जेन लीडरशिप पर अपना फोकस कर रही है। बीजेपी अब 2029 और उसके बाद के भारत की तस्वीर देख रही है। आरएसएस भी यह कह रहा है कि बीजेपी को भविष्य की लीडरशिप पर अपना फोकस करना चाहिए। बीजेपी ने नितिन नवीन के रूप में 45 साल के युवा चेहरे को पार्टी की बागडोर सौंपकर साफ कर दिया है कि पार्टी की नजर नए नेताओं को आगे लाने पर है। नितिन नवीन ने पार्टी संगठन की बागडोर संभालते हुए युवाओं को राजनीति में आने का खुला ऑफर देकर साफ कर दिया है कि पीएम मोदी ने बीजेपी के भविष्य के लिए जो रणनीति तैयार की है उसे लेकर सिर्फ गंभीर ही नहीं बल्कि जमीन पर उतारने का खाका भी उनके पास है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने एक बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। उनके द्वारा आवारा कुत्तों के मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की आलोचना करने वाली टिप्पणियों पर अदालत ने नाराजगी जताई है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि मेनका गांधी ने कोर्ट की अवमानना की है। जस्टिस विक्रमनाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा कि पूर्व मंत्री ने बिना सोचे समझे सबके खिलाफ हर तरफ की टिप्पणियां की है। मेनका गांधी की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट राजू रामचंद्रन से सवाल करते हुए बेंच ने कहा, आपने कहा कि कोर्ट को अपनी टिप्पणी में सावधान रहना चाहिए, लेकिन क्या आपने अपने क्लाइंट से पूछा कि उन्होंने किस तरह की टिप्पणियां की है? क्या आपने उनका पॉडकास्ट सुना है? उन्होंने बिना सोचे समझे सबके खिलाफ हर तरह की टिप्पणियां की है। क्या आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को भारत, रूस, पाकिस्तान, तुर्की, कतर समेत दुनिया के कई देशों को गाजा के लिए गठित बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता भेजा है। भारत ट्रंप के इस न्योते पर प्रतिक्रिया देने की जल्दबाजी में नहीं दिख रहा। वहीं पड़ोसी पाकिस्तान निमंत्रण मिलने पर उछल रहा है। उसकी खुशी उसके बयान में साफ साफ झलक रही है, जिसमें वो कह रहा है कि विश्व शांति की हर कोशिश में वह सहयोग करेगा। इस बीच खबर है कि फ्रांस ट्रंप के निमंत्रण को ठुकराने जा रहा है। समाचार एजेंसी एएफपी को फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों के एक करीबी सूत्र ने बताया कि फ्रांस ट्रंप के निमंत्रण को ठुकरा सकता है। इस बीच चर्चा भारत की हो रही है। भारत को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का निमंत्रण देते हुए भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने ट्वीट किया है, मुझे गर्व है कि मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आमंत्रण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहा हूं, ताकि वो बोर्ड ऑफ पीस में हिस्सा ले सके, जो गाजा में अस्थायी शांति लाएगा। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के बीच एक और अहम मोड़ सामने आया है। भारत ने बांग्लादेश को आधिकारिक तौर पर नॉन फैमिली डिप्लोमेटिक पोस्टिंग घोषित कर दिया है। इसका सीधा मतलब है कि अब बांग्लादेश में तैनात भारतीय राजनयिक और दूतावास कर्मचारी अपने परिवारों यानी पत्नी और बच्चों को साथ नहीं रख सकेंगे। बीबीसी को मिले इनपुट के मुताबिक यह फैसला 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुका है। अब तक भारत ने सिर्फ 4 देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक और साउथ सुडान को नॉन फैमिली कैटेगरी में रखा था। अब इस सूची में बांग्लादेश का भी नाम जुड़ गया है, जिसे कूटनीतिक हलकों में बेहद गंभीर कदम माना जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आज के दिन की शुरुआत भी कुछ नई नौटंकियों के साथ हुई है। आज डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया नक्शा जारी किया है, जिसमें कनाडा, ग्रीनलैंड और वेनेजुएला को अमेरिकी हिस्से के रूप में दिखाया गया है। इसके अलावा ट्रंप ने आज फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों से हुए निजी बातचीत को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए स्क्रीनशॉट को सार्वजनिक कर दिया, जो न सिर्फ निजता का उल्लंघन है बल्कि डिप्लोमेसी की मर्यादा को भी तार तार करने जैसा है। इसके अलावा आज डोनाल्ड ट्रंप ने डिएगो गार्सिया को लेकर ब्रिटेन को हारे हाथों लिया है। यह एक ऐसा आइलैंड है जहां एक अहम अमेरिकी मिलिट्री बेस है। उन्होंने इस द्वीप की संप्रभुता मॉरिशस को लौटाने के लिए यूके की आलोचना की है। इस फैसले का हवाला देते हुए ट्रंप ने इसे अमेरिका के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के मकसद से ग्रीनलैंड को हासिल करने की अपने इरादे को सही ठहराया है। सोने की कीमतों में आई तेज उछाल का मंगलवार को गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंडों पर भी साफ असर दिखा। गोल्ड ईटीएफएस ने अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर को छू लिया। यह तेजी इस खबर के बाद आई है कि सोने की कीमत मंगलवार को एक बार फिर नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर फरवरी एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर 3% से ज्यादा चढ़कर 1,50,360 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इसके अलावा अप्रैल और जून एक्सपायरी वाले गोल्ड फ्यूचर में करीब 5% की तेजी देखी गई और यह क्रमशः 1,58,200 और 1,62,299 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। अगस्त एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर भी लगभग 3% बढ़कर 1,61,925 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता दिखा। बॉर्डर फिल्म नहीं बल्कि इमोशन है, इसीलिए 90 के दशक के जनरेशन बॉर्डर 2 को लेकर बेहद एक्साइटेड है। फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। फिल्म रिलीज से पहले ही इसके गाने खूब वायरल हो रहे हैं। बॉर्डर 2 के गानों को सिंगर विशाल मिश्रा ने भी अपनी आवाज दी है। विशाल के गाए हुए गानों की लिरिक्स सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे।
दर्शकों का प्यार देखकर विशाल गदगद हैं। विशाल ने कहा कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उन्हें बॉर्डर 2 के लिए गाने का मौका मिलेगा। कमाल की बात यह है कि जिन विशाल के सभी मुरीद हो रहे हैं, कभी उन्हें रियलिटी शो के मंच पर रिजेक्ट कर दिया गया था। बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद को लेकर बड़ा रुख अपनाते हुए साफ कहा है कि अगर संस्था भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के दबाव में आकर कोई फैसला लेती है तो बांग्लादेश उसे स्वीकार नहीं करेगा। आसिफ नजरुल ने कहा कि हमें अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि हमारी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया जा रहा है, लेकिन अगर आईसीसी बीसीसीआई के दबाव में आकर हम पर कोई अनुचित शर्तें थोपती है या दबाव बनाती है तो हम उसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि बांग्लादेश क्रिकेट के मामलों में किसी भी तरह का राजनीतिक या व्यावसायिक दबाव स्वीकार नहीं करेगा। नजरुल ने यह भी कहा कि आईसीसी को निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था की तरह काम करना चाहिए, न कि किसी एक बोर्ड के प्रभाव में आकर।